अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त टॉक्सिक हैं या तुम्हारे कॉलीग्स पॉलिटिक्स करते हैं, then wait till you see these Bollywood rivalries. सलमान मुझे थ्रू आउट द फिल्म लड़ू बोलता था। आखिरी बार कब मिले आप दोनों? जब भी मिलते हैं मुझे लगता है कि ये आखिरी बार हो। बिपाशा बासु के लिए इस अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली है। 2016 में रितेश देशमुख और साजिद खान टीवी पर एक शो लाते हैं टू सेलिब्रेट द स्ट्रॉन्गेस्ट बोती से लेकर सलमान खान और संजय दत्त की रियल लाइफ फ्रेंडशिप तक बॉलीवुड ने तुम्हें हमेशा यूनिटी का, दोस्ती का, कोऑपरेशन का एक मैसेज या कहना चाहिए एक फेक मैसेज बेचा है, क्योंकि रियलिटी में ये सेलिब्रिटीज एक दूसरे के साथ इतने ही बिटर, रूड और एरोगेंट हैं, जिसके ना जाने कितने एग्जांपल हैं। फिर चाहे वो 2009 में शाहरुख खान का आमिर खान को छिछोरा बोलना हो या मृणाल ठाकुर का बिपाशा बासु को लेकर ये कमेंट, Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Bipasha. एंड बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के बीच में कैट फाइट, सलमान जैसे सुपरस्टार और शाहरुख खान जैसे मेगा स्टार की ईगो क्लैशेस और एक प्रोफेशनल कंपटीशन के नाम पर हुई लड़ाइयां कोई रेयर नहीं है। और कहने को तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहां आप इतने सारे लोगों के साथ फिल्में बनाते हो, आपके इतने फैंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक इंसान के साथ एक अटूट फ्रेंडशिप हो। पर बात तब बिगड़ जाती है जब ये राइवलरीज हद से ज्यादा टॉक्सिक और बिटर बन जाती हैं। पर्सनल रिमार्क्स तो छोड़ो, एक दूसरे को पब्लिकली गालियां दी जाती हैं। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. बॉडी शेमिंग तक होती है और कई बार तो बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें बॉलीवुड की सबसे अगली राइवलरीज, लड़ाइयां के पीछे का टाइमलाइन, कॉन्टेक्स्ट, रीजन और उनके हिडन सीक्रेट्स तो पता चलेंगे। बट द कोर पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स of the relationships, friendships या फिर facade of friendships between Bollywood celebrities. एक psychological study to understand जब इतने बड़े stars एक इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके ego clashes क्यों और कैसे होते हैं, कैसे मीडिया comparisons fan wars actual लड़ाइयों में बदल जाते हैं between fans and celebrities, और कैसे 20-25 सालों तक की दोस्ती भी टूट जाती है जब इस फ्रेंडशिप के बीच में बॉलीवुड का बिजनेस आता है। और राजेश खन्ना मुझसे बहुत नाराज हो गए। जाहिर है इमोशनली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको लगा मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं पार्टी ने कहा ये तो कहाँ मानने वाले थे। एक इंडस्ट्री ऐसी जिसमें इतना प्यार है जो कई बार रियल लाइफ रोमांटिक रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट होता है, दोस्ती को सेलिब्रेट करता है, पर जब संजय दत्त को जेल होती है तो इंडस्ट्री से गिने चुने लोग ही उनके सपोर्ट में आते हैं। संजय ने अपने दिल की बात रखते हुए ये बताया, मुझे बहुत दुख हुआ था। अगर मेरे सहयोगी ऐसी ही स्थिति में होते तो मैं उनकी मदद जरूर करता। मैंने इंडस्ट्री को अपने परिवार के रूप में माना था। मैंने सोचा कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। या फिर जिन 3 खानों के पीछे पूरा बॉलीवुड, पूरा देश प्राइड फील करता है, उनकी ईगो शायद इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है कि पब्लिक फाइट, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। और बाद में कोई कितना भी हम्बल बनकर माफी क्यों ना मांग ले, वो स्ट्रेन्ड और प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। Kajal, I think enough has been said about recently, especially when it comes to the book have been out. Yeah, sometimes chapters end, books end, relationships end. इन फाइट्स के अंडरलाइंग रीजंस, मीडिया के नैरेटिव्स और बहुत सारे रीजंस को तो हम बहुत विस्तार से, इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है कुछ ऐसी लड़ाइयों को जिनके बिना ये वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती, जिन्होंने ना सिर्फ फैंस को शॉक करके रख दिया और सवाल उठाया इन सेलिब्रिटीज के सिविक सेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनकी मैच्योरिटी पर भी, क्योंकि इन लड़ाइयों में ना तो कोई लिमिट थी, ना पब्लिक ह्यूमिलिएशन का डर था। एंड आओ तुम्हें बताते हैं बॉलीवुड के सबसे अगली फॉलआउट्स के बारे में। बॉलीवुड के फॉलआउट्स की लिस्ट बहुत लंबी है एंड उसकी शुरुआत हमेशा ही होती है एक ऐसी लड़ाई की जो 6 साल तक चली। एक ऐसी लड़ाई जिसने देश के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एंड शायद तुम सबको ऑलरेडी पता है अबाउट द इनफेमस फॉलआउट बिटवीन शाहरुख खान एंड सलमान खान। पर आज उस लड़ाई के बारे में तुम्हें मिलेगा एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो तुमने पहले सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई शाहरुख या सलमान का सिर्फ ईगो क्लैश नहीं था। इट वॉज अ फाइट टू प्रूव कि किसका स्टारडम ज्यादा बड़ा है। 16 जुलाई 2008 को कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में हुआ एक छोटा सा मजाक जो बहुत जल्दी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, एक फिजिकल फाइट और एक फुल ब्लोन राइवलरी में बदल गया। बट मेरा मानना है कि वो तो एक बहाना था, कहने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि करण अर्जुन और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी मूवीज में साथ काम कर चुके बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े खान्स के बीच एक इनविजिबल कंपटीशन तो बहुत पहले से चल रहा था। Now you tell me, how did you accept this one? उल्लू के पठे। और अब ये ऑन स्क्रीन राइवलरी जो बड़े पर्दे पर दिखती थी
टीवी स्क्रीन पर आ गई थी। जब सलमान खान होस्ट कर रहे थे अ शो कॉल्ड 10 का दम एंड SRK वाज होस्टिंग अ गेम शो कॉल्ड क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। एंड जब इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार्स एक दूसरे से मिलते हैं तो भले ही एक दूसरे के ऊपर मजाक करना, एक दूसरे के शोज मूवीज के ऊपर हल्के छोटे टॉन्ट मारना एक इनोसेंट बैंटर में कंसिडर किया जाएगा, पर वो सिर्फ तब जब उन दोनों के बीच में एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि एक अंडरलाइंग टेंशन। एंड जो इस अंडरलाइंग टेंशन को सबसे पहले एड्रेस करता है या कहीं वो लाइन क्रॉस करता है तो वो छुपी नहीं रहती। एंड अलेजिडली शाहरुख सलमान की लड़ाई में लिमिट क्रॉस करने वाला वो मोमेंट आया तब जब शाहरुख खान सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के ऊपर कमेंट करते हैं विद सलमान कुड नॉट हैंडल, क्योंकि इसके बाद दोनों के बीच एक फिजिकल फाइट होती है। इन इस लड़ाई में आमिर खान, गौरी खान, कटरीना कैफ दोनों को शांत करने की कोशिश तो करते हैं, बट जब उस पार्टी से निकलती हुई गुस्से वाली वो इमेजेस बाहर आती हैं तो वो मीडिया के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। एंड सलमान खान और शाहरुख खान की वो राइवलरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करती थी बट आज तक किसी ने एड्रेस नहीं करी थी, वो सडनली एक फुल स्केल वॉर बन गया था। उनके हर एक इंटरव्यू में एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसका काम सिर्फ आग में घी डालना था। I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it. आवन जावन में मेरा घर को सिर्फ 4-5 बार पास करते थे, टीवी पे आके माफी मांगते थे। और ये लड़ाई कितनी इंटेंस थी इसका अंदाजा तुम्हें सिर्फ इस बात से लग जाएगा कि जब 6 साल बाद दोनों खान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एक दूसरे से गले मिलते हैं तो ये एक नेशनल सेलिब्रेशन न्यूज बन जाती है। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और सलमान खान की। दोनों खान मुंबई की एक इफ्तार पार्टी में मिले तो हाथ मिलाया, गले भी मिले। हाँ, आज भले ही दोनों सुपरस्टार्स में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, दोनों ने एक दूसरे की मूवीज में कैमियोस तक कर रखे हैं, बट इन माय ओपिनियन वो रिस्पेक्ट तब जाकर आई है जब दोनों ने अपना स्टारडम कुछ हद तक खोया, कुछ फ्लॉप फिल्में देखी, क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में गले मिलने वाले इंसिडेंट के बाद अचानक से शाहरुख सलमान दोस्त नहीं बन गए थे, विच शोज की शायद अपने फैंस और पब्लिक इमेज के लिए सेलिब्रिटीज माफी मांगने का या पैचअप करने की एक एक्टिंग कर ले, बट वो अंडरलाइंग इमोशन और स्ट्रगल शायद गले मिलने और सॉरी से खत्म नहीं होता, स्पेशली तब जब बात आती है अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार प्रूव करने पे। और शाहरुख और सलमान तो शायद अपने करियर की उस स्टेज पर थे जहां उनकी ये लड़ाई उनकी पब्लिक इमेज को खराब करे और उनकी फिल्मों को फ्लॉप नहीं, विच वाज अ रेयरिटी इन दी अदर बॉलीवुड फाइट्स, जहां बॉलीवुड की हायरार्की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि एक गलत कमेंट, एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दे। मैं बात कर रहा हूं पीपल लाइक विवेक ओबराय, अरिजीत सिंह और सोनू निगम की, जिनकी शायद गलती इतनी बड़ी थी भी नहीं जितना बड़ा प्राइस उन्होंने पे किया जस्ट फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। और इंटरेस्टिंगली इन 3 में से 2 लड़ाइयां तो सलमान खान के साथ ही हुई हैं, विच ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि सलमान खान का इंडस्ट्री पर कितना कंट्रोल है और कैसे बॉलीवुड की हायरार्की में एकदम टॉप पर होना आपको एक अनफेयर पावर देता है, द पावर टू मेक एंड डिस्ट्रॉय करियर, जिसका पहला एग्जांपल जानने के लिए हमें जाना होगा 2003 में, जब विवेक ओबराय आज तक की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूले नहीं होंगे जहां उन्होंने सलमान की हिपोक्रेसी, उनके अब्यूज को एक्सपोज किया। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन और मैंने फोन उठाया। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। He started out saying that who are you? तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या? एंड अरिजीत सिंह की तो शायद कोई गलती भी नहीं थी, उन्हें तो एक अवार्ड शो में हुए एक इनोसेंट से बैंटर का प्राइस 3 साल तक पे करना पड़ा। और सोनू निगम का सलमान के अगेंस्ट बोलने का प्राइस, उसका कॉन्सिक्वेंस इतना बड़ा शायद इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सोनू निगम ऑलरेडी टी सीरीज से लड़ाई कर चुके थे, शायद इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट तक हो चुके थे। एंड ये सारी लड़ाइयों के बारे में भी शायद तुम्हें डिटेल में पहले से पता हो, पर ये नहीं कि ये सारी लड़ाइयां आर द मोस्ट अस्ट्यूट एग्जांपल्स। जब भी कोई बॉलीवुड की हायरार्की को क्वेश्चन करता है थ्रू पब्लिक कॉल आउट तो उसका अंजाम ज्यादातर केसेस में अच्छा नहीं होता है। विवेक ओबराय का एक्टिंग करियर सलमान खान की लड़ाई के बाद लगभग खत्म हो गया। उन्हें अंडरवर्ल्ड से डेथ थ्रेट्स आने लगे जस्ट बिकॉज सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड उस समय विवेक से क्लोज हो रही थी। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विद हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए। अरिजीत सिंह को तो भाई ने अपनी मूवी में गाना गाने से बैन कर दिया फॉर 3 इयर्स। 2015 में रिलीज हुई सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में रिपोर्टेडली अरिजीत सिंह का एक गाना इसीलिए रिमूव कर दिया गया क्योंकि वो फिल्म की वाइब से मैच नहीं कर रहा था। पर फिर 2015 में ही बजरंगी भाईजान और 2016 में सुल्तान से अरिजीत के गाए हुए गानों को सलमान ने अपनी मूवी में इंक्लूड करने से मना कर दिया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद अरिजीत सिंह को एक पब्लिक अपॉलॉजी लिखनी पड़ी जिसको सलमान खान ने एक्नॉलेज तक नहीं किया। हाँ, कुछ और सीनियर सिंगर्स ने अरिजीत को सपोर्ट जरूर किया। अब देखिए, एक तरफ
सलमान खान ने वो अरिजीत सिंह का गाना एक पाकिस्तानी से गवा दिया राहत फतेह अली खान से। देख लीजिए कितना गंदा काम है। पर सच तो यही रहा कि बॉलीवुड की हायरार्की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उसे तोड़ने की कोई कोशिश करता है तो उसकी रेप्यूटेशन, उनका करियर सब डेंजर में आ जाता है। Which happened with सोनू निगम as well, जिन्होंने 2020 में टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को ओपनली कॉल आउट किया। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके भूल गया ना वो, भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो भाई। Which was actually strange क्योंकि सोनू निगम और टी सीरीज के बीच की रिलेशनशिप उस समय तक काफी स्ट्रांग थी। भूषण कुमार से पहले उनके पिता गुलशन कुमार तक को सोनू निगम की सिंगिंग, उनका काम बहुत पसंद था। वर्ड है अद्भुत, अगर वो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो गुलशन जी ही थे, और उनके बाद कोई नहीं ऐसा। इनफैक्ट सोनू निगम के करियर के मोस्ट मेमोरेबल सॉन्ग्स टी सीरीज के बैनर के अंडर बने हैं, जैसे ओम शांति ओम में मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी, या फिर मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, और पीके का लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड ऑलरेडी डिवाइडेड था, नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया की डिबेट अपने पीक पर थी, जिस पर गुस्से में आकर सोनू निगम ने भूषण कुमार को पब्लिकली ऐसे कॉल आउट किया कि कुछ दिन बाद भूषण कुमार की वाइफ दिव्या कुमार को अपने इंस्टाग्राम पर एक रिप्लाई देते हुए वीडियो पोस्ट करना पड़ा। सोनू निगम जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टैलेंट को सही दिशा नहीं मिलती, तो सोनू जी आप तो लेजेंड है, आप तो बहुत बड़े कलाकार है, आपने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है? अब ऑडियंस का सपोर्ट भले ही सोनू निगम के साथ हो, पर इस सारे कांड के बाद सोनू निगम बॉलीवुड से कुछ सालों के लिए मानो गायब हो गए, क्योंकि अपने लिए पब्लिकली स्टैंड लेना आपको पब्लिक की सिंपैथी जरूर दिला देता है, which happened with विवेक ओबराय एंड सोनू निगम as well। फैंस की सिंपैथी मिली, पब्लिक का सपोर्ट मिला, पर अल्टीमेटली रिजल्ट यही था कि एक बड़े ईगो को या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिकली कॉल आउट करने का नुकसान सबसे ज्यादा उस कॉल आउट करने वाले का होता है, पर ओनली जब उन दोनों पावर्स के पास इंडस्ट्री में या फिर अपने काम में, फैंडम में एक सिमिलर स्टेचर ना हो। जस्ट लाइक द फॉल आउट बिटवीन ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत, या फिर दिलजीत दोसांझ एंड कंगना रनौत, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल साजिद खान एंड आशुतोष गोवारिकर। अब बॉलीवुड अवार्ड शोज में एक दूसरे पर जोक करना, थोड़ा मजाक करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनिंग द ऑडियंस कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसी ज्यादातर लड़ाइयां, कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड होती हैं। जो मजाक उड़ा रहा है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, दोनों को पता होता है। और इसी तरह 2009 के स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में होस्ट साजिद खान और फराह खान एक्टर हरमन बवेजा की एक्टिंग का मजाक उड़ा रहे थे, जिनकी हाईली एंटिसिपेटेड फर्स्ट फिल्म लव स्टोरी 2050 बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। बट दिस डिड नॉट गो वेल विद आशुतोष गोवारिकर, जो उस समय हरमन बवेजा की नेक्स्ट फिल्म व्हाट्स योर राशि को डायरेक्ट कर रहे थे। और जब आशुतोष को जोधा अकबर के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, तो उन्होंने अपने आप को अनलीश कर दिया। You cannot make fun of a star on this podium. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. No, you don't tell me to shut up, Ashu. और बात सिर्फ यहाँ पर रुकती नहीं है। इसके बाद साजिद और फराह खान आशुतोष से माफी मांगने के बजाय उनको फिर से पोक करते हैं। इनफैक्ट दे गो ऑन टू से कि वो किसी भी बात के लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, कोई माफी नहीं मांगेंगे। We are sorry if you felt bad, but we do not apologize for tonight's show. एंड ये हिटेड आर्ग्यूमेंट तो चलो उस शो में खत्म हो गया, बट व्हाट हैपेंस जब एक आउटसाइडर के पास बॉलीवुड में इतनी ज्यादा पावर आ जाए कि वो ऋतिक रोशन और दिलजीत जैसे स्टार्स के साथ लड़ाई करने में पीछे ना हटे। एंड हमने एक और वीडियो में एड्रेस किया है कि कैसे कंगना रनौत की कांस्टेंट फाइट्स, ऑलमोस्ट सभी बॉलीवुड एक्टर्स के साथ उनके आर्गुमेंट्स ही रीजन था कंगना के डाउनफॉल का, उनकी खराब होती पब्लिक इमेज का, क्योंकि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का, नेविगेट करने का एक तरीका होता है जो कंगना ने कभी सीखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कंगना रनौत ऋतिक रोशन के साथ अपने 3 साल पुराने अलिजेड अफेयर पर खुल के बात करती हैं 2017 में रजत शर्मा के शो, जहां उन्होंने ऋतिक की हिपोक्रेसी, उनके फेक प्रोमिसेस को तो एक्सपोज किया। तो तुमको क्यों करूंगा फोन? मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही तुम जलील वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मत पूछो। बट विदाउट एनी प्रूफ, जिसके जवाब में जब ऋतिक रोशन ने सारे प्रूफ्स के साथ एक इंटरव्यू किया। These were not the first mails though. The first mails started with I miss you, and then there were a few, what do you call it? What's your plan, baby? Explicit
some explicit mails. तो कंगना के पास नेपोटिज्म को ब्लेम करने का, अपनी बात पर डबल डाउन करने का या मूवी माफिया को ब्लेम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। एंड दिलजीत दोसांझ के साथ फार्मर प्रोटेस्ट पर हुई ट्विटर पे हुई लड़ाई पर तो कंगना ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू कुत्ता तक बोल दिया था। और ये लड़ाई भी ट्विटर पर महीनों तक जरूर चली हो विद मल्टीपल ट्वीट्स फायर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। पर ऋतिक और कंगना की लड़ाई का तो आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, व्हिच आल्सो शोज कि ये सारी लड़ाइयां कितनी ज्यादा पॉइंटलेस थी। बट इनसे कंगना रनौत की पब्लिक परसेप्शन, उनकी इमेज, उनके थॉट्स को पब्लिक ने एक अलग नजरिए से जरूर देखा, व्हिच इन अ वे इंपैक्टेड हर एक्टिंग करियर। क्योंकि जब ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को 2020 में डिफेमेशन का नोटिस भेजा, दैट वाज नॉट द लास्ट टाइम जब एक बड़े सेलिब्रिटी ने कंगना रनौत पर एक कोर्ट केस फाइल किया। 2020 में जावेद अख्तर भी उन्हें कोर्ट ले गए थे फॉर ड्रैगिंग हिज नेम इन द सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, जिसके लिए 5 साल बाद कंगना रनौत को जावेद अख्तर से कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी थी ताकि वो एक म्यूचुअल सेटलमेंट पर पहुंच सके। बट इन सारी फाइट से, लड़ाइयों से तुम्हें बॉलीवुड की ये फ्रेंडशिप्स के बीच की टॉक्सिसिटी का एक छोटा आइडिया तो लग गया हो। कैसे तुम्हारे फेवरेट स्टार्स की ईगोज इतने ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं कि वो एक हार्मलेस जोक नहीं ले सकते। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की असली टॉक्सिसिटी तो सामने तब आती है जब वो फिल्मों में साथ काम करते हैं, जब पता चलता है कि कौन किस हद तक गिर सकता है या किसकी दोस्ती कितनी ज्यादा फेक है और कौन कितना ज्यादा इनसिक्योर है। तुमने अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में लोगों को प्रोफेशनलिज्म का ड्रामा करते हुए जरूर देखा होगा, पर प्रोफेशनलिज्म का चोगा ओढ़कर अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कम नहीं है। अपने अल्टीरियर मोटिव्स को छुपा कर रखने में, या फिर अगर गलती से कोई को एक्टर सुपरस्टार आगे निकल गया तो उसको नीचे घसीटने की कोशिश करने में भी कम नहीं है। Deepika, would Katrina make it to the guest list? No. पब्लिक मजाक के नाम पर उसे ट्रोल करना हो, उनको लगा शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहा था। एंड इट वाज रिटन इन गुड ह्यूमर एंड आई एम श्योर दैट शाहरुख मस्ट हैव लाफ्ड व्हेन ही रेड इट हिमसेल्फ। खुद को सुपीरियर दिखाना हो, You open the newspapers and you see Kareena saying, well, heroin better than fashion, and who cares what national awards? So the snide remarks don't change in Bollywood. Well, I guess if you don't have one, then you know, sour grapes for once. और जब बात हाथ से निकल जाए, फैंस, मीडिया और इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाए, तो बड़प्पन दिखाकर एक दूसरे को माफ कर देना भी उनकी एक वेल कैलकुलेटेड PR पैकेजिंग का पार्ट होता है। और एक दूसरे के साथ कंपटीशन की वजह से राइवलरी लड़ाई में बदल जाए तो उसमें 2 सबसे प्रोमिनेंट केसेस सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला है शाहरुख खान और आमिर खान के बीच की लड़ाई और 1970s के दौर में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के बीच की टेंशन, जो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुका हूं कि कैसे इस राइवलरी ने राजेश खन्ना का करियर खत्म करके रख दिया था। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद तुम जाकर देख सकते हो। पर शाहरुख और आमिर की राइवलरी भी कम इंटेंस नहीं थी, जहां एक दूसरे को छिछोरा तक बोला गया, पहले शाहरुख खान की तरफ से। कंट्रोवर्सी थोड़ा सा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, थोड़ा छिछोरापन होता है एंड आई डोंट थिंक सो कि एक लेवल पे आके फिल्म मेकर्स, और आई वुड लाइक टू बिलीव हम भी उसी लेवल के हैं कि हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए छिछोरापन करेंगे। और फिर जवाब में आमिर खान की तरफ से, शायद वो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो काफी छिछोरापन खुद अपनी जिंदगी में करते हैं, तो वो बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीजों में। और बात सिर्फ मीडिया ड्रिवन हेट इंटरव्यूज तक नहीं रुकती। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान वो तो इस हद तक चले जाते हैं कि अपने एक ब्लॉग में लिखते हैं कि उन्होंने अपने पेट डॉग का नाम शाहरुख रखा है, जिसे बिस्किट इतने ज्यादा पसंद है कि वो बिस्किट के लिए आमिर के पैर चाटता है। और सुनने में ये जितना ज्यादा टारगेटेड और ऑफेंसिव लगे, आमिर के पर्सपेक्टिव में तो एक छोटा सा मजाक था। सच तो ये है कि ये एक मजाक था। अब तुम बताओ कि ये सिर्फ एक मजाक था या आमिर की इनसिक्योरिटी टुवर्ड शाहरुख खान बिकमिंग द किंग ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि ये वो दौर था जब आमिर खान बॉलीवुड को हर एक फिल्म के साथ रीइन्वेंट कर रहे थे, पर शायद आमिर के लिए इतना काफी नहीं था। वो चाहते थे कि इंडस्ट्री और फैंस उन्हें बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर माने, एक ऐसा खिताब जो अनडिस्प्यूटेडली तब भी और आज भी शाहरुख खान के ही नाम था। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आमिर खान के इंटरव्यूज में शाहरुख के लिए उनकी इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा क्लियर थी कि उसमें कोई डाउट ही नहीं था। For the last 20 years, Shahrukh has been talking about himself. So that's nothing new. एंड जहां शाहरुख और सलमान की लड़ाई एक इंटेंस ईगो का क्लैश था, आमिर खान और शाहरुख की राइवलरी वाज मोर साइकोलॉजिकल, जहां दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर एक मेंटल एज तो चाहते थे, बट दे आल्सो वांटेड टू बी कॉल्ड द बेस्ट इन बॉलीवुड। आमिर खान को चाहत थी कि वो उस टैग को पाए और शायद शाहरुख को डर था उस टैग को खोने का। मेरे साथ किसी का कंपटीशन हो नहीं सकता है। यू टेक द बिगेस्ट ब्रांड इन द कंट्री, दैट इज शाहरुख खान, एंड देन यूज दैट प्लेटफॉर्म टू पब्लिसाइज योरसेल्फ।
think Amir rocks. The problem is I can't use any other brand because there is no one bigger than me. And this was an example of a professional rivalry turning into an ugly fight. एक ऐसा लड़ाई जो शायद बॉलीवुड ने इससे पहले 35 साल पहले देखी थी, जब सुपरस्टार राजेश खन्ना इनसिक्योर हो रहे थे अमिताभ बच्चन के सुपरस्टारडम से। इतना कट थ्रोट कंपटीशन, इतनी अगली राइवलरी की राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन के बारे में लोगों से सेट पर बुरा भला कह रहे थे, अमिताभ बच्चन को मनूज तक कह दिया था, और वो भी तब जब दोनों ने आनंद और नमक हराम जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम किया था। राजेश खन्ना कहने को तो इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के सीनियर थे, एंड शायद सिर्फ इसीलिए अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना की इस इनसिक्योरिटी का कभी डायरेक्ट जवाब भी नहीं दिया, विच इज अ ग्रेट एग्जांपल इन अंडरस्टैंडिंग किसी हाई स्टेक लड़ाइयों को हैंडल कैसे करा जाता है। एंड शायद इसीलिए आमिर खान और शाहरुख खान ने एक दूसरे से माफी भी मांगी। आमिर खान ने तो शाहरुख खान के बच्चों तक से माफी मांगी। बट एक्चुअली फिर वो मेरे घर आए और बहुत स्वीटली उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यार कि तेरे बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो मैं तुमसे तो बाद में माफी मांगूंगा या सॉरी कहूंगा या सॉर्ट आउट करूंगा। आई वांट टू टॉक टू आर्यन एंड सुहाना एंड एक्सप्लेन टू देम that I have lot of respect for your father and I didn't mean it. And शायद ये माफी, ये रिस्पेक्ट जेन्युइन था, पर कुछ हद तक ये सब कुछ भी एक सुपरस्टार का इंडस्ट्री में फैंस के बीच उनकी बनी हुई इमेज का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो खुद पहले लड़ाई में अपोलोजाइज करता है, ऑडियंस की सिंपैथी हमेशा उसके साथ जाती है, और लोग भूल जाते हैं कि ये लड़ाई हुई क्यों थी, शुरुआत किसने करी थी। पर बॉलीवुड का ये कॉम्पिटिशन, ये फ्रेंडली राइवलरी, ये ड्रामा सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं है, इसमें तो एक्ट्रेसेस, इवन डायरेक्टर्स सब इन्वॉल्व है, जिसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है दी लड़ाई बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने ना सिर्फ पहले दीपिका को अपनी फिल्म से बाहर निकाला, बल्कि उसके बाद दीपिका पर अपनी फिल्म लीक करने के एलिगेशंस तक लगाए। अब दीपिका पादुकोण ने भी भले ही संदीप रेड्डी वांगा को डायरेक्ट जवाब न दिया हो, बट आज की लड़ाई इज एन एरा ऑफ डिजिटल वॉरफेयर, एंड इसीलिए शायद दीपिका पादुकोण की पीआर टीम उनके बिहाफ पर जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं कर रही थी, विच केम थ्रू वेरियस पेड आर्टिकल्स एंड ट्वीट्स। एंड कहने को तो ये सब alleged है, बट बाय द टोन ऑफ दीज आर्टिकल्स शायद एक अनअवेयर इंसान को भी बहुत आराम से पता चल जाएगा कि क्या पीआर है और क्या नहीं। एंड ये तो फिर भी एक सीरियस लड़ाई थी, सबसे अटपटी, सबसे ऊट पटांग, सबसे फनी लड़ाइयां तो एक्ट्रेसेस के बीच में हुई हैं, जिन्होंने या तो कभी एक आध बार एक दूसरे के साथ काम किया है या फिर बस एक दूसरे से जेलस है, जैसे अलेजेडली करीना कपूर का बिपाशा बासु को ऑन सेट थप्पड़ मार देना, काली बिल्ली तक कह देना, या फिर न्यू एज एक्ट्रेसेस में मृणाल ठाकुर का बिपाशा को बॉडी शेम करना। Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Bipasha. जिसके लिए मृणाल को सालों बाद जब उनकी वो क्लिप वायरल हुई पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि बिपाशा बासु ने उन्हें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पब्लिकली कॉल आउट कर दिया था। या फिर दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बीच की हुई कैट फाइट जितनी ज्यादा फेमस है, उतनी ही अब फ्यूचर में पॉइंटलेस भी लगती है, क्योंकि रणबीर कपूर जिनके लिए पूरी कैट फाइट शुरू हुई थी, उन्होंने दोनों से ही ब्रेकअप करके आलिया भट्ट से शादी कर ली। एंड जहां इंडस्ट्री में एक्टर्स अपनी पब्लिक इमेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड एज प्रॉब्लमैटिक, उस सब से अलग जाते हुए आमिर खान ने तो बार बार ये दिखाया कि वो काम के मामले में कितने ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो, फिर चाहे वो अपने डायरेक्टर से क्रिएटिव डिफरेंसेस पर रिएक्ट करना हो, या फिर अपनी क्लोज फ्रेंड जूही चावला से 7 साल तक बात ना करना हो क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आई थी एक प्रैंक जो जूही चावला ने उनके ऊपर की। अब इन सब में किसी भी राइवलरी का इंपैक्ट किसी भी इंसान के करियर पर नहीं पड़ा था, क्योंकि शायद कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने आप को एक सर्टेन लेवल पर एस्टैब्लिश कर चुके थे। बट दिस वन फाइट, उसने ना सिर्फ उन दोनों लोगों के जिनके बीच लड़ाई हुई उनके करियर पर इंपैक्ट डाला, उनकी मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट डाला, बट इट ऑल्सो नेगेटिवली अफेक्टेड द इंडियन कॉमेडी सीन। मैं बात कर रहा हूं एक और ऐसी लड़ाई की जिसके बारे में ना जाने कितनी कवरेज हुई, द फाइट बिटवीन कपिल शर्मा एंड सुनील ग्रोवर, जो एक समय टीवी पर सबसे हिट पार्टनर्स थे, अनडाउटेडली सबसे ज्यादा फनी थे, और टीवी पर सबसे ज्यादा पॉपुलर शो को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी। अब शो भले ही कपिल शर्मा के नाम पर शो में सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर्स भी कम पॉपुलर नहीं थे। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूंगा कि कुछ लोगों के लिए सुनील ग्रोवर के कैरेक्टर्स ऑफ गुत्ती, रिंकू भाभी एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी वर मोर फेमस, फनी एंड रिलेटेबल देन कपिल शर्मा। एंड जहां कपिल शर्मा द शो के लिए तो एक पॉजिटिव चीज थी, अलेजेडली कपिल शर्मा द पर्सन, उन्हें ये बात कुछ खास पसंद नहीं है। एंड दोनों के बीच एक साइलेंट पावर स्ट्रगल शायद पहले से चल रहा था, जो अनलीश हुआ 2017 में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही एक फ्लाइट के अंदर, जब कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर पर चिल्लाते हैं, और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा ही। सुनील ग्रोवर इमीडिएटली कपिल शर्मा
शर्मा शो क्विट कर देते हैं। उनके साथ अली असगर और कपिल के बचपन के दोस्त चंदन भी शो को छोड़कर चले जाते हैं। कपिल शर्मा का शो बंद हो जाता है। इनफैक्ट शायद ये वो इंसिडेंट था दैट इंपैक्टेड कपिल शर्मा टू सच एन एक्सटेंट कि वो एक डिप्रेशन के एपिसोड में चले जाते हैं, अल्कोहलिक बन जाते हैं। मीडिया ने लिखना शुरू किया, अरे ये तो दारू में डूबा रहता है, ये तो खत्म हो गया है। तो मेरी माँ अमृतसर में थी, मैं बुला नहीं रहा था उनको, क्योंकि वो आएंगी तो वो देखेंगे कि हाँ ये पी रहा है, तो और मोहर लग जाएगी जो लिख रहे थे लोग। इसीलिए नहीं कि उनका झगड़ा सुनील ग्रोवर से उनकी टीम से हो गया था, बट इसीलिए क्योंकि उस एक लड़ाई से उनका शो, उनकी पब्लिक इमेज, उनका शायद पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया था। क्योंकि जहां कपिल शर्मा उस डिप्रेशन के एपिसोड में चले गए, ट्विटर वॉर्स में इंक्लूड होने लगे, यहां तक कि रिपोर्टर्स को कॉल करके गालियां तक देने लगे, शायद इसीलिए क्योंकि एक रिपोर्टर ने कपिल शर्मा के खिलाफ कुछ नेगेटिव लिख दिया था। तो वहीं सुनील ग्रोवर का ओटीटी ट्रांजिशन भी बिल्कुल स्मूथ नहीं था। एंड कपिल शर्मा का अपनी टीम के मेंबर से ही इनसिक्योर होना इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लाकर उनके सामने रखेगा, ये शायद कपिल ने भी नहीं सोचा होगा। और खुद को अपने को एक्टर से कंपेयर करना, अपने रोल की इंपॉर्टेंस को डाउट करना, या फिर और हजारों चीजों की वजह से इनसिक्योर होने के एग्जांपल्स तो तुम्हें बहुत मिलेंगे। फिर चाहे वो सनी देओल का डायरेक्टर यश चोपड़ा के सामने गुस्से में अपनी पैंट तक फाड़ देना हो, क्योंकि अपेरेंटली वो यश राज फिल्म्स के अंडर बनी डर में हीरो होने के बावजूद शाहरुख खान द विलन से स्क्रीन पर कम पावरफुल और डोमिनेटिंग दिख रहे थे। जहां पर शाहरुख मुझे चाकू मारता है, तो उधर काफी मेरी बहस हुई थी कि देखो मैं एक कमांडो ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ, और ये लड़का है, ये मुझे कैसे मार सकता है। मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे चाकू मार देगा, तो मैं कमांडो कहाँ का रहा। या फिर राजेश खन्ना ने नमक हराम में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बोलकर अपने कैरेक्टर की डेथ करा दी, ताकि उन्हें अनंत की तरह ही मूवी के क्लाइमैक्स में अमिताभ से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सके। या फिर अक्षय कुमार ने गरम मसाले में जॉन अब्राहम का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा कटवा दिया कि जॉन अब्राहम ने कुछ समय तक अक्षय से बात नहीं करी। और इनसिक्योरिटी से ड्रिवन ये राइवलरीज कितनी ज्यादा टॉक्सिक और अगली हो चुकी हैं, इनका एग्जांपल तुम देख ही चुके हो। एंड एज के साथ कुछ लोगों के अंदर मैच्योरिटी जरूर आ गई हो, पर इस वीडियो की रिसर्च करते हुए बॉलीवुड की असली हिपोक्रेसी तो मुझे तब पता चली जब मैंने बॉलीवुड की फ्रेंडशिप्स के बारे में जानना शुरू किया। क्योंकि साजिद और रितेश ने अपने शो ऐसी फ्रेंडशिप पर कितना ही विश्वास किया जाए जो एक फिल्म में काम करने तक लिमिटेड हो, या फिर फिल्म बिजनेस की वजह से एक बार में खत्म हो जाए। बॉलीवुड फ्रेंडशिप की हिपोक्रेसी जानने से पहले तुम एक बार ये कुछ क्लिप्स देखो। So Arya is my Insta question. I'm in the middle of the night. I message her at 2-3 a.m. My picture's not fitting in my Insta. What do I do? My favorite posts are so many. If I say a leading lady, I would say Anushka Sharma. I think we're really close friends. Who's your best friend in the industry? Oh, I've got a lot of good friends. Okay, good friends. Very good friends, yeah. रणवीर, अनिल कपूर, जैकी, सलमान, शाहरुख। इन क्लिप्स में तुम्हें इन सेलिब्रिटीज के बीच की दोस्ती, उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जरूर दिख रहा हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये बॉन्ड एक दिन में टूट सकता है। ये दोस्त एक इंस्टेंट में एक दूसरे के राइवल्स बन सकते हैं जब बिजनेस की बात आती है और जब पैसे और इमोशंस बीच में आते हैं। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स तो एक समय पर करण जौहर और काजोल भी थे, अक्षय कुमार और परेश रावल भी थे, सोमी अली के लिए तो सलमान खान ने अपनी उस गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया था जिसके साथ उनकी शादी के कार्ड तक छप चुके थे। बट बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में क्लोज फ्रेंडशिप्स को लंबे समय तक मेंटेन रखना शायद उतना आसान होता नहीं है, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप 25 साल से क्यों ना चली आ रही हो। जस्ट लाइक द बॉन्ड बिटवीन करण जौहर एंड काजोल, जो लॉन्ग टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर जब बात काजोल के लिए आई साइड्स पिक करने में बिटवीन हर बेस्ट फ्रेंड करण जौहर एंड हर हस्बैंड अजय देवगन, तो काजोल ने करण से हुई सालों की दोस्ती को तोड़ने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। और अजय देवगन के लिए तो काजोल 2012 में अपने दो और बेस्ट फ्रेंड्स शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा से लड़ चुकी थी, क्योंकि अपेरेंटली वाईआरएफ के बैनर के अंदर बनी शाहरुख खान की फिल्म जब तक है जान और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार का जब बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुआ, तो यश राज फिल्म ने सन ऑफ सरदार को इनफ थिएटर स्क्रीन्स नहीं लेने दी, जिस पर अजय देवगन एक लीगल केस करते हैं। नेचुरली काजोल ने सपोर्ट किया, बट इट केम एट अ कॉस्ट ऑफ हर फ्रेंडशिप विद शाहरुख खान एंड आदित्य चोपड़ा। Both parties were standing up for themselves, and as somebody who was connected to both sides, I think you're just helpless at that point of time. आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों के बीच में कई महीनों तक बात नहीं हुई और करण जौहर और काजोल की लड़ाई तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थी, क्योंकि काजोल ने सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक केआरके की जिस यूट्यूब वीडियो को ट्वीट किया था, जहां केआरके अपेरेंटली ये क्लेम करते हैं कि करण जौहर ने उन्हें 25 लाख रुपए दिए हैं अजय देवगन की फिल्म शिवाय को नेगेटिवली रिव्यू करने के लिए। अब वो तो केआरके ने बाद में खुद
ही डिनाई कर दिया। पर करण और काजोल की इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 2 साल तक बात नहीं हुई। करण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि काजोल की उस वन वर्ड ट्वीट की वजह से उनके अंदर काजोल की तरफ सारी फ्रेंडशिप की फीलिंग एक बार में खत्म हो गई थी। एंड जब बात बिजनेस पर आए तो सालों की फ्रेंडशिप पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, फिर चाहे वो काजोल और करण जौहर हों या फिर अक्षय कुमार और परेश रावल, जिन्होंने साथ में हेरा फेरी जैसी सुपरहिट फ्रेंचाइज के 2 पार्ट्स किए हैं। पर प्रिया दर्शन डायरेक्टेड हेरा फेरी 3 में दोनों के बीच एक ऐसा फॉल आउट हुआ कि अक्षय कुमार ने परेश रावल पर एक लीगल केस कर दिया। जब परेश रावल ट्वीट करके बताते हैं दैट ही हैज टेकन एन एग्जिट फ्रॉम द हाईली एंटिसिपेटेड हेरा फेरी 3, जो सबके लिए एक बड़ा शॉक तो था। पता नहीं, मैं अभी पढ़ा कि परेश जी नहीं कर रहे और क्या हुआ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ ट्रैक पे था। पर इसके एक हफ्ते बाद अक्षय कुमार अलिजिडली एक लॉ सूट फाइल करते हैं परेश रावल के खिलाफ, क्योंकि अपेरेंटली परेश रावल के एग्जिट से उस फ्रेंचाइज को, उस मूवी को एक हेवी फाइनेंशियल लॉस होगा। और परेश रावल ने अपनी लीगल टीम के थ्रू इस लॉ सूट का जवाब भी दिया। एंड अब तुम इसे कोर्ट केस का डर कहो या अक्षय कुमार के साथ उनकी पुरानी दोस्ती, कि कुछ ही हफ्ते बाद परेश रावल अनाउंसेस हिज रिटर्न टू द फ्रेंचाइज। एंड बॉलीवुड की ये फ्रेंडशिप्स इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हो सकती है तुमने सोचा नहीं होगा। एंड डोंट फॉरगेट सलमान खान, जो ऑलरेडी अरिजीत सिंह, विवेक ओबराय, सोनू निगम से राइवलरीज करने में और इन राइवलरीज में अपने ओपोनेंट का करियर तक खत्म करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं, फिर चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड सोमी अली क्यों ना हो, जिन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सलमान खान ने इतने साल बाद तक भी उनसे बदला लेना छोड़ा नहीं है। मगर सेकंड एपिसोड में मैंने बिना सलमान का नाम लिए मैंने कहा था मैं एक इंडियन एक्टर को डेट करती थी। सेकंड एपिसोड में शो के वो मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करते थे। तो ये सलमान को जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने उस समय ये शो बैन कर दिया। एंड बॉलीवुड में शायद फ्रेंडशिप शब्द ही सबसे ज्यादा मिसयूज्ड, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्योंकि शायद यहाँ पर उतनी रियल दोस्ती बची नहीं है। जहाँ 80s और 90s में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती, जावेद अख्तर और सलीम खान की दोस्ती इतनी ज्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग थी कि जब शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला तो रिपोर्टेडली वो चाहते ही नहीं थे काका के अगेंस्ट लड़ना। जावेद अख्तर और सलीम खान ने 24 सुपरहिट फिल्म लिखने के बाद एक सडन और अनफॉर्चुनेट स्प्लिट तो फेस किया, और उन दोनों के इस प्रोफेशनल स्प्लिट का असर उन दोनों की फैमिलीज, उनके बच्चों की रिलेशनशिप पर नहीं पड़ा। अमिताभ बच्चन ने आज तक शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस विद बोथ ऑफ देम। एंड शायद ये पेशेंस, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग को हैंडल करना ये अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा वाली एरा के साथ खत्म हो चुका है, क्योंकि आज चाहे वो बॉलीवुड का बड़ा या छोटा स्टार हो, वो सब इनसिक्योर है। एंड ये फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है तो तुम देख ही चुके हो। इन एक्टर्स के बीच का कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन जहां दोनों को मोटिवेट करना चाहिए बेटर फिल्में बनाने में, समटाइम्स इट लीड्स टू प्रोफेशनल राइवलरी। एंड आज मॉडर्न एज में तुम एग्जांपल देखते हो आइडियल दोस्ती का थ्रू मॉडर्न एक्ट्रेसेस लाइक शनाया कपूर, जानवी कपूर, सारा अली खान एटसेट्रा, जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के साथ एंगेज करते हुए बहुत दिखते हैं। बट दैट माइट वेरी वेल बी द रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न एज दैट वी आर लिविंग इन, जहां आपकी दोस्ती इज ऑल्सो अ मार्केटेबल प्रोडक्ट, जिसके बलबूते पर आप फिल्में बेच सकते हो, जिसमें शायद लॉन्ग टर्म बेनिफिट सबका नहीं होता। सुनील ग्रोवर के साथ लड़ाई के बाद शो जरूर कपिल शर्मा का बंद हुआ, पर सुनील ग्रोवर को भी ओटीटी पर अपनी इंडस्ट्री बनाने में, अपनी आइडेंटिटी बनाने में कई साल लग गए। एंड आज जब फाइनली दोनों मिलकर काम कर भी रहे हैं, उन्होंने वो चार्म खो दिया है जो 2017 में उनके पीक पर उनके पास था। अरिजीत सिंह और सोनू निगम न जाने कितने प्रोजेक्ट से ब्लैकलिस्ट कर दिए गए फॉर देयर राइवलरी अगेंस्ट सलमान खान। विवेक ओबराय को तो एक्टिंग करियर पूरी तरह खत्म हो गया। आमिर ने शाहरुख और उनके बच्चों से माफी जरूर मांग ली, पर अपने कंटेम्पररी को उस समय अपने कुत्ते से कंपेयर करना किस हद तक वैलिड था। एंड स्टार्स के बीच के इस डायनामिक्स, इंडस्ट्री की इस हायरार्की से इतना तो जरूर तुम्हें क्लियर हो गया हो कि बॉलीवुड में अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप बनानी है विदाउट गेटिंग बैंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उसका शायद सिर्फ एक तरीका है, चुप रहना, या फिर अपनी दोस्ती को पब्लिक में कभी फ्लॉन्ट ना करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अपने कमेंट्स इस पूरी वीडियो के बारे में मुझे नीचे बताओ। तुम यहाँ तक आ गई हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर और पॉप कल्चर डीप डाइव्स के बारे में पूरी एक प्लेलिस्ट है, इन्हें चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।